नमस्कार, पुण्य श्लोक के लिए शो में जंग का ऐलान हो चुका है। जंग का, जी हाँ, अभी तो सजा का ऐलान हुआ था ना। बिल्कुल, सजा का ऐलान हुआ है पिल्लाजी पाटिल को कि उन्हें चौरंगा बना दिया जाए और तुरंत प्रभाव से बना दिया जाए, ऐसा कहना है मल्हार राव होलकर सरकार का। और इस बात से बिफर पड़े हैं धना सरदार। जाते हैं अपने आका के पास में। आका उनका कौन है? द्वारका भाई साहिब, उन्हीं के पास जाते हैं। देखिए, उनके पास जाते हैं वो जिनको थोड़ी देर पहले कह करके आए थे कि यदि अहिल्याबाई होलकर ने, रानी अहिल्या ने सजा का ऐलान कर दिया पिलाजी पाटिल को, तो मैं अपना अलग दरबार लगा लूंगा। कहाँ तो अपना अलग दरबार लगाने की बात कर रहे थे, और कहाँ जब रानी अहिल्या ने कहा कि मैं इनको सजा सुनाती हूँ, तब फटाफट गए अपने आका के पास में, द्वारकाबाई साहिब के पास में, कि प्लीज़ बचा लीजिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर पाया, आप ही हैं सर्व सर्वा जो कर सकती हैं, तो प्लीज़ हमारे साले साहब को जो है बचा लीजिए। और द्वारकाबाई साहिब भी सोच रही थी कि बच्चे की तरह बिल्कुल मना लेंगी मल्हार राव होलकर सरकार को। नाकामयाब हुई और मुँह की खानी पड़ी। अब वो फिर से पहुंचे हैं मल्हार राव होलकर सरकार की शिकायत करने द्वारकाबाई साहब के पास में, धना सरदार जी। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखिए, छोटी रानी देवी अहिल्या ने और मल्हार राव होलकर सरकार ने हमारा बार बार अपमान किया है, और अब तो हद हो गई। और किसी भी चीज़ की जो है मतलब एक हद होती है, तो मेरा जो अपमान सहने की हद है वो हो चुकी है। कमाल की बात कहते हैं ना, वो कहते हैं उन्होंने अपमान किया है। अरे द्वारकाबाई साहिब, हर बात में तुम्हारा अपमान करती थी, तुम्हें ध्यान नहीं दिया कभी भी? कमाल करते हैं धना सरदार जी। सिर्फ एक बार धना सरदार जो है द्वारकाबाई साहिब को कुछ सुना पाए थे, वो भी इसलिए क्योंकि सीताबाई भी वहाँ थी और गुन्नू जी भी वहाँ थे। तो द्वारकाबाई साहिब दोनों बेटी और दामाद के सामने उनकी इज्जत उतारना नहीं चाहते, तो छोड़ दिया था। अब वो सोच रहे हैं पता नहीं मैं तो क्या बन गया, एक बार द्वारकाबाई साहिब को सुना दिया तो। खैर, अब देखिए क्या क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपमान का बदला लूँगा। साम, दाम, दंड, भेद, हर चीज़। भाई साम तुम्हारे पास क्या है? साम का मतलब होता है कि आप बहला फुसला के कोई काम कराओगे, करवा नहीं सकते। द्वारकाबाई साहिब से तो करवा नहीं पाए, वो भी नहीं करवा पाई मल्हार राव होलकर सरकार से, ना रानी अहिल्या से। अब कहते हैं दाम। अरे दाम कहाँ से दोगे? दाम खुद मल्हार राव होलकर सरकार के यहाँ नौकरी करते हो, कहाँ से दाम लाओगे? कहाँ से किसी से पैसे देके कोई काम करवाओगे? और देखिए, बात करते हैं दंड देने की। अरे दंड तो आपकी टीम को मिलना शुरू हो गया है। दंड कैसे देंगे? इतनी सारी आपने षड्यंत्र रच लिए, मल्हार राव होलकर सरकार पे हमला कर लिया, खंडेराव पर हमला कर लिया, देवी अहिल्या पे हमला कर लिया, नाकामयाब हुए। वो दंड देने का प्रयास नहीं था क्या? मतलब पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास कर रहे थे। अब यहाँ बातें बना रहे हैं साम, दाम, दंड, भेद। अब भेद देखिए, भेद यहाँ चाल जो है कामयाब हो सकती है, क्योंकि किसी भी इंसान का जो है राज होता है, और वो राज आपका करीबी इंसान जानता है। अच्छा है बुरा इंसान कैसा भी, मगर राज होते हैं। जाहिर सी बात है, राज मल्हार राव होलकर सरकार के भी होंगे और द्वारकाबाई साहिब के भी होंगे। हर किसी के होते हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं। मगर हमारा कोई करीबी ही इनको जानता है, या हम जानते हैं, या हमारा बहुत बेहद बेहद करीबी दोस्त हमको इनको जानता है। और एक बात किसी ने बड़ी अच्छी कही है कि हर बात जो है दोस्त से भी नहीं कहनी चाहिए। क्यों? पता नहीं आपका दोस्त कब आपके दुश्मन से मिल जाए या उसका दोस्त बन जाए और आपका दुश्मन बन जाए, तो सारी बात गई दुश्मन के पास। इसलिए यहाँ पर धन्ना सरदार के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बचपन से दोस्त रहे हैं मल्हार राव होलकर सरकार, इसलिए दोनों एक दूसरे की बहुत सारी बातें जानते होंगे। जरूरी नहीं है बुरे इंसान के ही राज हों, अच्छे इंसान के भी राज होते हैं। और कौन सा इंसान किस तरीके से किसके बारे में बात करता है, विचार करता है, ये सारी बातें पहले, अब धना सरदार जी के बारे में बेशक वो दामाद मतलब रिश्तेदार बनने के बाद में बहुत सारी बातें उनसे नहीं करते होंगे, मगर फिर भी एक दोस्त होने नाते बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिनको पता होगी, जो नहीं पता होनी चाहिए थी दुश्मन प्रवृत्ति के बंदे को। अब भला इस बात का वो फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? वो फ़ायदा ये उठा सकते हैं कि हो सकता है मल्हार राव होलकर सरकार किसी इंसान के बारे में कैसी राय रखते हैं, मगर उससे कुछ काम निकलवाने के लिए, क्योंकि राजनीति में हर चीज़ करनी पड़ती है, तो उसको अपने साथ रखते हो। वो जाके बता सकते हैं कि भाई धना सरदार कहेंगे कि मल्हार राव होलकर सरकार तो तुम्हारे बारे में ये विचार रखते हैं और तुम्हें ऐसे यूज़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई इंसान बुरा हो मगर आपको उससे कुछ काम निकलवाना है तो दोस्ती करनी पड़ती है। राज्य बढ़ाने के लिए या राज्य को या प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो हम लोगों को नहीं समझ में आती। तो वो वहाँ भड़का सकते हैं या फिर दुश्मनों से जाकर के मिल सकते हैं। अब कैसे मिलेंगे? या तो बेइज्जती होगी वहाँ जाने पर भी कि भाई अपमानित होकर के आए हो। खैर, इज्जत तो थी ही नहीं, चले जाएंगे कोई बात नहीं। मगर नुकसान कैसे कर सकते हैं? नुकसान इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे राज जानते हैं, बहुत सारे इंसानों के बारे में जानते हैं, कौन क्या काम करता है मल्हार राव होलकर सरकार के लिए, कौन क्या काम कर सकता है। मल्हार राव होलकर सरकार को किस इंसान को कब बुलाते हैं और किस काम के लिए बुलाते हैं, ये बातें वो दुश्मन सेना को बता सकता है, दुश्मनों को बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है शंका, डर जो है पैदा होता है मल्हार राव होलकर सरकार की शक्तियों को थोड़ा कमज़ोर करने के लिए। बाकी अच्छे इंसान के साथ में जो है भगवान होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मगर फिर भी जो ये धमकी देके गए हैं साम, दाम, दंड, भेद, हम बदला लेंगे, जंग होगी, तो वो बातें फिजूल की हैं। हाँ, बस ये जो मतलब भेद वाला है ना बात, ये थोड़ा
दिक्कत पैदा कर सकता है। वरना गुन्नू जी इतने बड़े हैं आयु में, मल्हार राव होलकर सरकार के दामाद हैं और खंडेराव जी से बहुत उम्र में बड़े हैं, मगर जो योद्धा आया था धर्मपाल लड़ने के लिए खंडेराव जी से, उसको देख करके खंडेराव जी कैसे लड़ रहे थे, घबरा गए थे गुन्नू जी। तो छोटे बच्चे से जब वो घबरा रहे हैं आपके गुन्नू जी, और आप मल्हारा होलकर सरकार के उंगली के बराबर नहीं है आपका हाथ, तो कहाँ से आप युद्ध कर लेंगे। खैर ये आखिरी पैंतरा है धना सरदार जी का द्वारका भाई साहब के पास में कि मैं ऐसा कुछ चाबी लगा दूं और मेरा काम बन जाए, मगर काम बनने वाला है नहीं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि द्वारका भाई साहब इस बात को लेकर के कितनी चिंतित होंगी, क्या विचार करेंगी और क्या कांड करने की या साजिश रचने की जो है कोशिश करेंगी।